valence bond theory. Basically, in this valence bond theory, आपने chemical bonding में जो देखा है वो सेम है. तो बेस्ड ऑन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या किया था, जो मॉलिक्यूल्स है उनके ज्योमेट्री फाइंड किए थे, शेप्स फाइंड किए थे, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ये सब चीजों के बारे में बात की. सेम थिंग यहाँ पे. तो बेस्ड ऑन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंसी दैट दे वांट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए कंपाउंड्स बनाते हैं. इसके आधार पे द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी फाउंड आउट बेस्ड ऑन VBT. We can predict the following. क्या क्या पता कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? We can predict the geometry, we can predict the hybridization, we can predict the magnetic behavior of the compound, whether it is paramagnetic or diamagnetic. We can predict whether the compound is colorful or colorless. And you can also find the magnetic movement. You can find the magnetic movement. That is signified by mu. पता है आपको mu equal to root over n into n plus 2. ये आपने बोर्स माइनोटॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा है. यस सर. एंड डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के अंदर भी हमने फॉर्मूला देखा. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, where n is the number of unpaired electrons. So all these things you can find. Now before I move with the examples for VBT, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा दूं, क्योंकि though in the textbook there are two different theories and given at two different places, उसके बीच में बहुत different topics डाल दिए हैं. पर जहाँ अप्लाई करने की बात आती है नीट और जेईई के अंदर क्वेश्चंस में, तो हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि VBT अधूरा हो जाता है CFT के बिना. विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बिना VBT अधूरा है, क्योंकि वो क्वेश्चन दोनों कंबाइंड आते हैं. जहाँ में VBT और CFT दोनों पता है तो ही आपका. अब कुछ क्वेश्चन सिर्फ VBT से हो जाएगा, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कंबाइंड है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, CFT को पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देंगे. ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर. नो सर. नो सर बोला गया इसमें. देखिए CFT नेक्स्ट, that is crystal field theory. Crystal field theory. What does this crystal field theory says? पहले हम समझते हैं इनकी बात, समझते लिखेंगे. ठीक है, नहीं उसी जितने भी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे आर फॉर्म बाय व्हिच ब्लॉक एलिमेंट्स. कुछ लोग रहेंगे जैस ब्लॉक के मेटल्स बनाने, जैसे कि क्लोरोफिल. जैसे क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है. क्लोरोफिल इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम. You can note it down, like box में लिखा. Chlorophyll is a coordination compound of magnesium. Box में लिख लेता हूँ. तो
ऐसे कुछ कुछ बहुत रेयर कुछ कंपाउंड्स आप मिलेंगे नेचर में जहाँ पे एस ब्लॉक के जो मेटल्स है वो आपको एज ए सेंट्रल मेटल आइटम देखने मिलेगा। अदरवाइज जो एस ब्लॉक के मेटल्स को हमेशा काउंटर आयंस भी होते हैं और ये सेंट्रल मेटल आइटम होता है डी ब्लॉक। तो कंसीडरिंग दैट ये क्रिस्टल फील्ड एरिया हम पढ़ेंगे। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके पास क्या है, डी सबशेल। दे हैव डी सबशेल आउटरमोस्ट जो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग के अंदर। ये जो डी सबशेल उनके पास है, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो, 5. कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। 10 नहीं, 5 ऑर्बिटल्स। डी सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स। एस सबशेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, एक ही होता है। पी में 3, 5, एफ में 7 होते हैं। Once upon a time we studied about जे 5d orbitals होते हैं। These 5d orbitals are called as degenerate orbitals. The 5d orbitals first point लिखो, बोल रहा हूँ। The 5d orbitals, the 5d orbitals of d subshell, the 5d orbitals of d subshell of central metal atom. Now when I am saying here central metal atom, I am considering only d block elements. Remember that. Of central metal atom are called degenerate orbitals. Are called degenerate orbitals. What is the meaning of being degenerate orbitals? Degenerate orbitals का मतलब क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स Orbitals, हाँ क्या बोल रहे थे? सर, वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो सकते हैं, मतलब शेप ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं। Good logic, good logic. Degenerate orbitals मतलब they have same energy. Obviously. जो डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स होंगे, पांचों एनर्जी सेम है। इसीलिए तो अपना पाउली's प्रिंसिपल और हर्ट्ज प्रिंसिपल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं तो क्या होता है, एक 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 बढ़ते, बिकॉज़ दे हैव सेम एनर्जी, दे ऑल हैव गॉट सेम एनर्जी। तो आप बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें। तो पी सबशेल के भी ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ही बोलेंगे कि पी तीनों सेम एनर्जी। एफ की भी सातों क्या बोलेंगे, तीन बोलेंगे। एक पर्टिकुलर सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स को आप क्या बोल सकते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। तो वो टेक्निकल वर्ड है, तो उसका मीनिंग आप चाहे तो ब्रैकेट में या फिर है ना नीचे आप लिख लीजिए। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ये बिफोर की बात। अब तक ये जो पर्टिकुलर मेटल है इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, तब की बात कर रहा हूँ, पहला स्टार्टिंग बनाएगा ये। तो फिलहाल ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब देखो जो 5 डी ऑर्बिटल्स है वो कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बराबर याद है आपको? These are Yes, the 5 degenerate d orbitals. And what is the common thing in these 3 people? They all lie in between the axis. अगर हमको शेप्स, ये सब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, राइट? अगर हम से शेप की बात करें, डी एक्स वाई की शेप की बात करें, कैसा होगा ये, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करेगा।
डबल डबल शेप डी ऑर्बिटल Yes, sir. एक्स वाई के बीच में लाई करता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट डी वाई जेड, दिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वाई और जेड के बीच में लाई करेगा. डी जेड एक्स, जेड और मोइन पठान, आपको पता है ये सारी बातें? सो दिस थ्री ऑर्बिटल्स का एक कॉमन बात क्या है कि ये तीनों भाई इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, तो इसलिए इन तीनों का ग्रुप एक बना देते हैं. इन तीनों ग्रुप का नाम क्या होगा? T2G. दे आर कॉल्ड एज T2G ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो तीन ऑर्बिटल्स है, तीन अक्षर है, T2G. दिस थ्री आर कॉल्ड एज T2G ऑर्बिटल्स. तो सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2. when ligands approach the central metal atom, when ligands approach the 5 degenerate orbitals split into two groups, that is T2G and EG orbitals. That is T2G and EG orbitals. ये पांच जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, जो सब एक समान थे, सबका एनर्जी एक जैसा था, जब लाइगैंड से अप्रोच करेंगे, तो जब तक उनके जीवन में लाइगैंड नाम का चीज नहीं था, तब तक वो क्या बोलते थे? हम पांच, है ना? जब लाइगैंड आया तो भाई ग्रुप ही सब हो गए, अलग हो गए. तो ऐसा होता है कभी कभी जीवन में. सर डिस्कस करेंगे लाइगैंड आने से क्या होता है, क्यों ऐसे डिवाइड हो रहा है, डिस्कस अबाउट दैट. बट देन यहाँ पहला मुद्दा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि T2G ऑर्बिटल्स कौन सी, EG ऑर्बिटल्स कौन. तो नीचे वो भी लिख लीजिए, पॉइंट जो लिखा है ना आपने उस नीचे बनाइए. These are the three T2G orbitals, dxy, dyz, dzx. Draw this. ये पॉइंट के नीचे ही बनाई, ये T2G orbitals. बना लिया? ठीक है, वैसे ही EG ऑर्बिटल्स भी होते हैं. एक ग्रुप T2G और एक ग्रुप कौन से? EG है. तो EG ऑर्बिटल्स कौन से हैं? dx2y2, ये x2 माइनस y2 नहीं, ठीक है, नहीं x2 y2 ओनली डैश. उसका मतलब ये x और y एक्सिस के ऊपर लाई करता है. dx2 y2 lies on the axis like this. एक डंबल उसके x पे, एक डंबल y पे. दूसरा है dz2, dz2 z एक्सिस के ऊपर लाई करता है. ये पांचों में से जो dz2 वाला ऑर्बिटल है, d का आप जानते हैं, वो सबसे अलग है in terms of, हाँ शंकर नहीं करता, उसे एक ही डंबल में इलेक्ट्रॉन होता है और डंबल में नहीं होता है, ऐसा होता है एक डंबल. इसीलिए उसका पोजीशन को यहाँ मेंशन नहीं किया, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं, वो हो के भी ना के बराबर. तो इन दोनों में कॉमन बात क्या है? दीज टू आर लाइंग, दे लाई ऑन द एक्सिस. द कॉमन थिंग अबाउट दिस टू पीपल आर दे लाई ऑन द एक्सिस. एंड जो पहले की तीन की बात कॉमन क्या थी, है ना? दे लाई एक ही प्लेन में नहीं.
इन बिटवीन द एक्सिस, ये बात भी लिख लीजिए वहां पे। T2G orbitals lie in between the axis and EG orbitals lie on the axis. Write that point. Done? Now you see. तब इनकी पोजीशन से इनका स्प्लिट होने का संबंध क्या है? अब दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं कि वी हैव डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, when I say complex the coordination compound कोई बोल सकता है. So in our syllabus we deal complexes with coordination number 4 and coordination number 6. coordination number 2, 3, 5, 7 ये सब हम डील करते हैं नहीं है, और ऐसे कंपाउंड्स बहुत रेयर ही होते हैं, बहुत कम है. मेजर जो कंपाउंड्स है वो 4 और 6 के ही होते हैं और उनके ही प्रॉपर्टीज को इधर स्टडी किया जाता है, बाकी लोग एकाध होता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं. Whether we talk about the geometry, we talk about hybridization, whatever, BBT, CFT, ये सभी जो है आइसोमरिज्म जो पढ़ेंगे, ये सभी जगह पे हम सिर्फ दो प्रकार के कंपाउंड्स पढ़ेंगे. कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6. जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं उसको हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं जनरली. ऑफ कोर्स उनका शेप स्क्वायर प्लेनार भी हो सकता है. जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब अगर 4 लाइगेंड अटैच हो रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी, कि वो स्क्वायर प्लेनार भी हो सकता है, वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर प्लेनार में भी 4 ही होते हैं, बाकी तो लोन पे होते हैं, तो उसको संबंध नहीं है ना, एक स्क्वायर जैसा होता है ना, प्लेन पे होता है. टेट्राहेड्रल भी 4 ही होते हैं, बॉन्ड 4 bonds. बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर. दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है भैया, वो ऑक्टाहेड्रल ही हो, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, उसी को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं. CN4 CN, अगर 4 रहा तो दो पॉसिबिलिटी मैंने बोला, इसका जो ज्योमेट्री है या तो वो स्क्वायर प्लेनार होगा या तो फिर टेट्राहेड्रल होगा. 6 रहा तो भैया ये ऑक्टोहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इसको आप भाई वो पॉइंट मत लिखना, ये CFT के अंदर नहीं है, मैं एडिशनली बता रहा हूँ. ये CFT के अंतर्गत नहीं, एडिशनल तो आप अलग से कोई बॉक्स वगैरह बना के लिखिए इन बॉक्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन CFT के पॉइंट बताने के लिए बता रहा हूँ. तो अभी ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर वी स्टडी अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टॉक्स अबाउट टू कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अच्छा, ये स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स है बिकॉज स्क्वायर प्लेनार के अंदर भी 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, टेट्राहेड्रल के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहेगा. तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनार वाला है, टेट्राहेड्रल वाला है? उसके लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, मतलब बीबीटी करना पड़ेगा. वी नीड टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन. अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ रहा है, देखो DsP2 4 हुए, अगर वो D ऑर्बिटल एक यूज कर रहा है, एक S यूज कर रहा है और 2 P यूज कर रहा है, अच्छा कौन यूज कर रहा है ये ऑर्बिटल? नहीं, ये ऑर्बिटल्स को कौन यूज कर रहा है, क्या लगता है आपको? मैं बोल रहा हूँ ये सेंट्रल मेटल एटम, कौन यूज कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम किसके लिए यूज कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए उसका बेसिकली ये हुआ. देखिए लाइगैंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है, तो उस लोन पेयर को स्टोर करने की, है ना, तो उसको वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए. तो उसको अभी 4 अगर लाइगैंड उसको 4 लोन पेयर्स दे रहे हैं, तो 4 लोन पेयर्स को स्टोर करने के लिए 4 लोन चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए. तो उसको चॉइस है कि मैं कौन सा 4 ऑर्बिटल यूज करूं. अगर उसने एक 3D वाला ऑर्बिटल यूज किया, D ऑर्बिटल यूज कर किया, एक S यूज किया, फिर 2 P यूज किया, अगर इस प्रकार कॉम्बिनेशन से यूज करें, हाइब्रिडेशन हो जाए DsP2. हाइब्रिडेशन बेसिकली हियर कौन से ऑर्बिटल्स यूज किए, तो DS2P यूज किया
तो हम बोलेंगे स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, तब वो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनाता है। अगर वो उसने S और 3p उसके लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इधर हाइब्रिडाइजेशन sp3 देन इट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन को देख के आप पहचानोगे कि वो स्क्वायर प्लानर है टेट्राहेड्रल। तो उसके कैसे करने का हम बताएंगे आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में पीपीटी का। पर जब ऑब्जेक्टिव हम सॉल्विंग करते हैं ना क्वेश्चंस, तो डायरेक्टली जंप मत करो सॉल्विंग, पहले क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है कि भाई इसकी ज्योमेट्री क्या है, इस कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आप सबसे पहले क्या देखने जब पूछा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अगर मानो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आंसर ऑक्टाहेड्रल होगा, आपको देयर इज नो टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन बीबीटी वो सब कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो फिर हमको पता करना पड़ेगा भाई, वो दोनों में कुछ भी हो सकता है, देन वी हैव टू सॉल्व टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। अगर मानो एक ही ऑप्शन दिया है, वो भी देखना, अगर 4 ऑप्शन में अगर टेट्राहेड्रल भी दिया है स्क्वायर प्लानर भी, तो दिक्कत, तो सॉल्व करना है। पर सिर्फ स्क्वायर प्लानर दिया है, टेट्राहेड्रल दिया है, तो सॉल्व नहीं करना है, टिक कर देने का। तो ऑब्जेक्टिव के अप्रोच के लिए थोड़ा सा आइडिया चाहिए। तब यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFT, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFT अलग अलग से पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अब देखिए, लिखिए पॉइंट, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस CFT के अंदर, CFT के अंदर यहाँ तक कॉमन है, 2 पॉइंट कॉमन है, उसके बाद टेट्राहेड्रल के लिए पॉइंट डिफरेंट होगा, ऑक्टा के लिए पॉइंट डिफरेंट होगा। तो उसके नीचे सबहेडिंग लिखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। In tetrahedral complexes, ligands approach from in between the axis. Ligands कैसे अप्रोच करते हैं मेटल को, इन बिटवीन द एक्सिस ऐसे अप्रोच करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करने की दो पॉसिबिलिटी उनके पास, या तो वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करे, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करे, या फिर इन बिटवीन द एक्सिस। तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे अप्रोच इन बिटवीन द एक्सिस। अगर वो इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो कौन इफेक्ट होगा, जो ऑर्बिटल्स वो T2G वो कौन है, T2G ऑर्बिटल्स। ये जो T2G ऑर्बिटल्स है दे आर लाइंग इन द एक्सिस एंड EG तो ऑन द एक्सिस। देखो एक बात बताओ, ये जितने भी ऑर्बिटल्स है सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली, और जो भी एटम है चारों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, हम केमिस्ट्री दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। एंड वो जब दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले नजदीक आते हैं आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, राइट। रिपल्शन होने से एनर्जी बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब लाइगैंड्स अप्रोच करेंगे, लाइगैंड्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये सेंट्रल एटम मेटल एटम में d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो d ब्लॉक एलिमेंट है, तो इनके बीच आपस में रिपल्शन होगा। पर अभी मान लो एक जन एकदम वहीं पे है जहां से वो अप्रोच कर रहा है, अब यहाँ पे कहां से अप्रोच कर रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस। मतलब अगर ऐसा एक्सिस है, ये बंदा इधर खड़ा हुआ है, कौन, T2G वाला। EG वाला कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, EG वाला यहाँ पे एक्सिस के ऊपर है, उदाहरण दे रहा हूँ। अब कोई बंदा यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तो ज्यादा इफेक्ट किसको करेगा, T2G को। रिपल्शन जगह पे होगा, बिकॉज नजदीक नजदीक होते हैं ना सारे एटम, तो छोटा होता है, दे वेरी क्लोजली पैक्ड। तो रिपल्शन इससे भी होगा, इससे भी होगा, परंतु अधिक रिपल्शन कहाँ पे होगा, जो इन बिटवीन अप्लाई कर रहा है T2G वाले।
तो क्या होगा, दोनों का ही एनर्जी बढ़ेगा श्योर शॉट, बिकॉज दोनों रिपल्शन हो रहा है, बट T2G का एनर्जी ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा। इसके वजह से क्या होगा, एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट होता है, एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये अलग हो जाएंगे, ईजी ऑर्बिटल्स अलग, T2G ऑर्बिटल्स अलग, पहले साथ में थे अब क्या हो गया अलग। बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। उससे आगे लिखिए, because of repulsion between ligands and d orbitals of central metal atom, the energy of orbitals will increase. The energy of the orbitals will increase. Done? Full stop. Since T2G orbitals lie in between the axes are affected more as compared to EG orbitals. Hence, the energy of T2G orbitals will be higher than EG. यहाँ तक सभी क्लियर? एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. तो ये तो हुआ बात की सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो पहले ये सब पांचों का एनर्जी सेम था, साथ में थे, बाद में क्या हो गए, वो डिवाइड हो गए, है ना? ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा, किसका एनर्जी बढ़ गया ज्यादा? T2G का। T2G की एनर्जी ज्यादा हो गई और EG की कम। दे हैव गॉट स्प्लिट अप। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स निष्क्रिय हो जाता। पहले वो थे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये डीजेनरेट थे, सबका एनर्जी सेम था भाई, बाद में वो स्प्लिट हो गए बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस, एंड दिस एनर्जी डिफरेंस is denoted by delta, because tetrahedral complex delta T बोलेंगे, delta T. Now again in CBSE and state board, when CBSE you have delta as a representation, and state board इसी difference को हम बोलते हैं 10 dq दिया हुआ, the representation of that particular difference in energy. CBSE में delta यूज किया है और state board में आपको 10 dq यूज किया, representation इसका तरीके। हाँ, बाद में डिवाइड होते हैं 6 और 4 में, इसका अपना तरीका। नीट और जिम डेल्टा ही आएगा आपको, because CET you will get DQ. So this difference in energy between these two T2G and EG is called as crystal field splitting energy. Write down. The energy difference between
T2G and EG orbitals, between T2G and EG orbitals, is called crystal field splitting energy or crystal field stabilizing crystal field splitting energy or crystal field stabilizing AC crystal field stabilizing energy or crystal field splitting energy. सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाएं। Previous page. Is that a good idea, Priya Manoj? हाँ कि भाई वीडियो ऑन नहीं किया तो भाई रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, अच्छा आइडिया है। कुछ नहीं बोल रही है, क्यों? आदित्य वांडेकर, is that a good idea? How many of you vote for this idea? Don't raise your hand. Everybody, क्या बात है। तो आप सबकी सहमति से ये आइडिया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना? मैंने क्या बोला, जो सहमति है डोंट रेज योर हैंड। सब सहमत है। देखो आप सबके सहमति और अनुमति से हम ये आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ बोलना मत है, ठीक है? सब सहमत है भाई। थैंक्स फॉर योर परमिशन, टुमारो विल इम्प्लीमेंट दिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, ligands will approach along the axis। टेट्राहेड्रल में यूनिट एक्सिस किया था, जस्ट उल्टा करने का, बाकी सब बातें वही है। तो क्या होगा भाई, इधर रिवर्स हो जाएगा, किसके में ज्यादा बढ़ जाएगा, ईजी का बढ़ जाएगा, EG का बढ़ जाएगा। ईजी वाले along the axis तय कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी ऊपर हो जाएगी, T2G की नीचे हो जाएगी, मतलब कम नहीं होगा, उससे कम होगा रिलेटिवली। वही सेम सब कुछ है, तो हम उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। हाँ सबसे, in case of octahedral complexes, ligands approach central metal atom along the axis. So EG orbitals are more affected and will have higher energy as compared to T2G orbitals. Clear na everybody? यहाँ भी वो डिफरेंस कोई बोलते हैं, मतलब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, बट यहाँ सिंबल क्या होगा, डेल्टा ओ। जैसे वो डेल्टा टी था, डेल्टा इज क्रिस्टल फील्ड फिटिंग एनर्जी है ना, बट बिकॉज वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के तो डेल्टा टी बोलते हैं, टी टेट्राहेड्रल, यहाँ डेल्टा ओ बोलेंगे, डेल्टा नॉट जैसे ना, ये क्रिस्टल फिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ईजी ऑर्बिटल्स रहेंगे ऊपर है ना, और T2G रहेंगे नीचे, मतलब EG will have more energy and here the difference is called as delta O, और स्टेट बोर्ड के अनुसार 10 dQ, according to state board is 10 dQ on,
डन एवरीबॉडी यहाँ तक? Yes, sir. सर पीछे का लिखना है। लिखो, लवकर लिखो ना वेद। सर आप ही बहुत फास्ट जा रहे हो सर। ल बाकी लोग सब लिख के बैठ के सो के का के पी के वापस आ रहे नेक्स्ट लिखने के लिए, तो तुम लिख रहे हो। डन किया? हाँ सर। अब देखो ध्यान से, एक और डिटेल मतलब दोनों में टेट्राऑक्टम। अगर ये प्रॉपरली इसका स्प्लिटिंग डायग्राम बनाओ, प्रॉपर स्प्लिटिंग डायग्राम बनाता हूं, तो पहले ये 5 ऑर्बिटल्स है जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5। किसका बनाएंगे पहले? वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, ते पहले सबकी एनर्जी सेम। अब जब लाइगैंड्स अप्रोच हुए तो क्या हो गया? ये EG2G बन गए, दोनों की एनर्जी बढ़ गई, बोथ हैव गॉट इंक्रीज एनर्जी। कौन गए ऊपर टेट्राहेड्रल में? T2G। T2G ज्यादा बढ़ गया, TG का ही बढ़ा पर उतना नहीं। ठीक है, अब इनका पोजीशन यहाँ पे होगा। अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकाल लेता हूँ, छोटा करते हैं, ये दोनों जो है T2G और EG, अगर उनका एनर्जी का हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। एवरेज समझते हो ना आप लोग? यू फाइंड एवरेज एनर्जी, तो ये मान लीजिए उन दोनों का एवरेज एनर्जी यहाँ पे। ये जो 5 में लिख रहा हूँ ये क्या है? अगर इनका एवरेज निकाला, यू फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ EG एंड T2G, एंड उस एवरेज एनर्जी से, ये जो एवरेज एनर्जी है, टोटल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? डेल्टा T या 10 dQ। फ्रॉम दिस एवरेज एनर्जी, ये जो डिफरेंस होगा, एवरेज का जो लाइन आपको दिख रहा है, उधर से लेके कहां तक? T2G तक का जो डिफरेंस है वो T2G है तक 0.4 डेल्टा, एंड यहां से यहां तक का डिफरेंस है 0.6 डेल्टा। वो डिटेल का डिफरेंस एवरेज है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, अगर हम DQ के हिसाब से बात करेंगे तो ये दिस बिकम्स 4 DQ यहाँ से यहाँ तक, और नीचे 6 DQ। इसलिए शेड्यूल में 10 लिया आगे, ताकि उस पर करते वक्त प्लीज ड्रॉ दिस। ये क्या? दीस आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट स्टार्टिंग, तो उसका एनर्जी तो कम ही रहेगा, इन दोनों से बढ़ गई। दिस इज एवरेज एनर्जी। बना लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. वेद हो गया क्या?
बोले? तेजस कावरे, तेजस गावरे नहीं, गावरी गावरी का नहीं है, शिरडी से। तेजस तुम हो क्लास के अंदर? गावरी बहुत। अरे तेजस, तेजस तो क्लास में है ही नहीं, इसीलिए वीडियो की जरूरत है। मुझे पूरी शंका है कम से कम क्लास में 10 से 15 बच्चे तो जरूर होंगे जो सिर्फ जूम में क्लास में ऐड हो गए अटेंडेंस में। तो सिर्फ नेम से एक वो क्लास अटेंड कर रहे हैं बट दे आर नॉट अटेंडिंग क्लास, ऐसे मुझे पूरी की पूरी शंका है। ऐसे कुछ जरूर बच्चे हैं और वो क्रॉस वेरीफाई तभी होगा जब ये वीडियो ऑन होगा। तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। I am not happy unless I am seeing everybody is attentive in the class. अब उसी प्रकार से हम डायग्राम बना सकते हैं ऑफ पैडल का। जस्ट क्या होगा, इजी ऊपर टी2 से नीचे आ जाए। ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, ये हो गए एवरेज ऑर्बिटल्स। अभी समझ गए ना, डिटेल में नहीं जाना। तो इसके एवरेज जान हो गए। और ऊपर कौन, नीचे कौन? ऊपर होंगे यहाँ पे EG, नीचे होंगे T2G, EG, T2G, and this is how much? कितना डिफरेंस है? T2G का 0.4 है ना, T2G का 0.4 डेल्टा नॉट, दिस इज 0.6, थोड़ा डिफरेंट डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट 0, ठीक है, डेल्टा O, O ऑफ पेड्रल, डेल्टा O नॉट नॉट। दिस इज एवरेज एनर्जी, these are degenerate orbitals, this is for octahedral diagram. Material sequence है। Okay, done everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. अब देखो, बताओ तिलक, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, मान ले सेंट्रल एटम Yes, sir. सेंट्रल एटम सेम ले लेते हैं, आयन सेंट्रल एटम। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या लाइगैंड्स पे डिपेंड करेगा? इफ यू कीप द सेंट्रल एटम सेम, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लाइगैंड्स को लेते हैं, वो अप्रोच करें, सबके सब ऑक्टेटल मान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 CN अप्रोच कर रहे हैं, केस 2 में 6 Cl अप्रोच कर रहे हैं, केस 3 में 6 H2 अप्रोच कर रहे हैं। ये सब केसेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, मतलब EG और T2 डिफरेंस डिफरेंट होगा कि सेम होगा? Same होगा। कितने लोग बोलते हैं सेम होगा? रेज योर हैंड प्लीज। सर फिर से बताओ ना क्या बोले। अगर आप सेंट्रल एटम को सेम मान लेते हो और डिफरेंट डिफरेंट लाइगेंड्स अगर अप्रोच करते हैं, अलग अलग लाइगेंड्स रहेंगे, कभी Cl अप्रोच किया, कभी Cn अप्रोच किया, H2 अप्रोच किया, लाइगेंड्स के बदलने से क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बदल जाएगा कि सेम रहेगा? ठीक है, बाकी लोगों को सुनने दो। बदल जाएगा सर। 3 लोग बोल रहे हैं कि सेम रहेगा, कितने बोलते हैं कि डिफरेंट हो जाएगा, बदल जाएगा? सेम वाले हैंड्स डाउन करिए और जो बोलते हैं बदल जाएगा उस हैंड रेस करिए।
बदलेगा। ओ बहुत लोग बोल रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बदल जाएगा, इट विल नॉट रिमेन सेम, ठीक है, बिकॉज एवरी लाइगैंड हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ। जैसा आप अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के हिसाब से दे हैव डिफरेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी होता है ना, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें भी फील्ड है, पर फील्ड के स्ट्रेंथ में डिपेंड कितना इफेक्ट करेगा, वो कितना वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, डिपेंड्स ऑन हाउ मच स्ट्रॉन्ग इट इज। तो लाइगैंड्स का भी स्ट्रेंथ होता है, कितना वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो डिफरेंट लाइगैंड्स डिफरेंट स्ट्रेंथ। तो जितना अधिक स्ट्रॉन्ग लाइगैंड होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगैंड मतलब क्या, उतना ज्यादा रिपल्शन, उतना अधिक वो रिपल्शन करेगा, उतना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, उतना उन दोनों को वो सेपरेट कर सकता है। अगर बहुत ही वीक लाइगैंड है तो उनके बीच में सेपरेशन ना के बराबर, एनर्जी डिफरेंस होगा ऑलमोस्ट ना के बराबर, एज गुड एज, ठीक है। तो ये जानना भी जरूरी है, जानना जरूरी क्यों है, आगे हम क्वेश्चंस में समझेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड्स और कौन है वीक फील्ड लाइगैंड्स। और वो जाने बिना जो प्रॉब्लम्स है वीबीटी और सीएफटी के, वो सॉल्व नहीं हो सकते। एवरी सिंगल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट ना। उसके लिए हमारे पास है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे पहले कि हम लिखे सीरीज कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, पहले एक पॉइंट लिख लीजिए आगे, है ना, एक लाइन छोड़ के लिखिए, ये कॉमन पॉइंट है सीएफटी का, ऑक्टा के लिए भी नहीं, टेट्रा के लिए भी नहीं, दोनों के लिए। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाँ एक लाइन छोड़ के लिखो ना उधर ही, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन the strength of ligands, depends upon the strength of ligands. Stronger is the ligand, stronger is the ligand, क्या, higher is the crystal field splitting एनर्जी। तो इसमें भी क्वेश्चन, सिर्फ ये थ्योरी पॉइंट भी क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन पहले आप यू विल सी व्हाइल सॉल्विंग, कैसा क्वेश्चन आता है कि which of the following coordination compound has highest crystal field splitting energy। तो आप बोलेंगे हाउ डू वी नो, तो वैल्यूज को पता नहीं, तो आपको लाइगैंड्स देखना कि उनमें कौन से लाइगैंड्स पार्टिसिपेट करें, जो लाइगैंड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसका हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। तो उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पुट नेक्स्ट हेडिंग, अच्छा एक पॉइंट लिख लीजिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगैंड, आगे लिख लीजिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगैंड can be known from spectrochemical series। in which ligands are arranged in increasing order of their strength, increasing order of their strength। And what is that spectrochemical series? This is I minus Br minus Sc। अभी अभी लर्न कर लो, बुद्धिमान है आप लोग, हो गया लर्न।
आपका लिखना तो होने दो सर। सिंपल सीरीज है। यस सर, बहुत simple है सर। बोला तो मैं क्यों बुक तो भैया आप तो बहुत बुद्धिमान ब्रिलियंट हो, अभी के अभी लर्न कर लोगे 1 सेकंड के अंदर, मैं जानता हूँ आपकी कोई बड़ी बात है ही। परंतु अगर कोई मुझ जैसा हो जिसको सब लर्न करने में दिक्कत हो, तो मैं कुछ बोलूंगा इसके अंदर उतना कम से कम लर्न, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको लर्न करना ही करना है। ऐसे कौन है उनको आप अलग करके लर्न कर, मिनिमम उतना जिसको पूरा लर्न है वो बेस्ट है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है एग्जाम। बट जो इसमें मेन लोग जिनको आपको पता याद रखना है, फर्स्ट थिंग रिमेंबर द मैच स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड सीक्वेंस लर्न चाहिए कब, अगर वो सीरीज पूछता है तो उसके लिए। परंतु जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करते हैं दूसरे वीपीटी सीएफटी वाला, वहां आपको इतना पता होना चाहिए बस कि स्ट्रॉन्ग की वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, H2O कहाँ पे है। जो भी H2O की बात है वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रांग है। H2O के पहले सब वीक फील्ड लाइगेंड। अब H2O की बात जो भी है उनमें से महत्वपूर्ण कौन है, दिस आर इंपॉर्टेंट। और उसमें भी CN, हाँ ये चारों ही मैक्सिमम यूज होते हैं, बाकी भी लर्न रखे बेस्ट, मैं बता रहा हूँ। और H2O के पहले वाले में सारे हैलोजन है, सिंपल है, हैलोजन्स आर वीक फील्ड लाइगेंड्स, वन शॉट में हो जाएगा, ऑल द हैलोजन्स आर वीक फील्ड लाइगेंड्स। और उनका सीक्वेंस सिंपल देखो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर हैलो सीक्वेंस है। एंड ये एक लर्न रख लेना, दिस OX है ना, OX इज फेमस लाइगेंड। मैं रिपीट करता हूँ, मिनिमम बात है क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है वीक फील्ड कौन है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स कौन से हैं, CN माइनस CO है ना, कम से कम इतना पता होना चाहिए। वीक फील्ड लाइगेंड्स कौन है, ऑल द हैलोजेंस ऑक्सीलेटो। व्हाट आई एम सेइंग इज मिनिमम, इतना तो याद रखना ही रख, एंड यू ट्राई टू लर्न द कंप्लीट सीरीज। वो लिख लो कोई जगह पे और बार बार देखते रहो। जब कोई चीज लर्न करना है बड़ा चीज है तो उसको आप लिख के बस कीप सीइंग इट, खाते वक्त देखो, पीते वक्त देखो, सोते वक्त देखो, सोने के बाद नहीं, सोने से पहले देख के फिर सोने, उठने के बाद देखो, तो वैसे वो लर्न हो जाता है, अलग से लर्न की जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ बातें हैं CFT के अंदर मोर टू डिस्कस, पर उससे पहले कि हम उसे डिस्कस करें, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं VBT CFT के ऊपर कंबाइंड, जितना गरज उतना उसके लिए हो गया VBT के। ना फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, वी कैन डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, कलर। कलर मतलब कौन सा रंग का, ये आप नहीं बोलते, हाँ कलरफुल है कि कलरलेस, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरा और डाया, all these things we discuss for coordination compound. Let us take one example. और ज्ञान पूर्वक देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, देखो अपना दिमाग मत लगाना, हर साल प्रॉब्लम यही होती है, लोग अपना दिमाग लगाते, वही तो प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप समझो, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एंड ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट उड़ी मारने की कोशिश मत करो, सिली मिस्टेक हो जाएंगे।
ठीक है, मैं फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप क्या कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप क्या कर रहा हूँ, फोर्थ स्टेप क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आंसर अपने आप निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात। लेट्स टेक कंपाउंड से NiCO4 टाइम्स, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसका मुझे हर बार बताना। अब लॉजिकली बात करें तो डायरेक्टली फर्स्ट कंपाउंड लिखेंगे, क्या ये ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्या? नहीं। By our intuition we can predict some things and see the option, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया। तो इंट्यूशन क्या बताता है मेरा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका 4, because CO is carbonyl, it is a monodentate ligand, coordination number is 4, that means either it will have hybridization of sp3 or dsp2, DSP2। दोनों में से एक होना चाहिए। अगर ये sp3 हुआ टेट्राहेड्रल, ये हुआ तो स्क्वायर प्लेनार। इतना तो इंट्यूशन से हम बोल सकते हैं बिना सॉल्विंग, और इसके आधार पे ऑप्शन देख सकते हैं, मैच होगा तो दोनों है तो सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन में दोनों भी आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो हम बात करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, निकल, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 28, लिख लो उसको सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है लिख लिया। अब इससे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमको, आउटर मोस्ट क्या होगा 4s2 3d8, 4s2 3d8 है ना, बस शॉर्टकट आपको सारे 3d सीरीज का आगे 4s2 ही होगा। अब एटॉमिक नंबर 28 है तो 3d8 आएगा, 27 है 3d7 आएगा, 26 3d6 आएगा, यू नो इट। सेकेंड स्टेप में करो, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंस। क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, बोला 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल लाइगैंड, कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल लाइगैंड, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो निकल का x और इसका 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, so ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इज 0, उसका मतलब निकल एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। अगर लूज किया हो तो फिर मैंने अलग फिर से लिखना पड़ता वही कॉन्फ़िगरेशन, तभी अभी आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन राइट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या है, इट विल रिमेन सेम 4s2 3d8, बिकॉज निकल का निकल ही है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया नहीं। अब इसका डायग्राम बना, जो आपने और लिखा है कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना, डायग्राम पहले 3D आएगा, लिखते वक्त 3D बाद में लिखते हैं, पर डायग्रामेटिकली 3D अंदर का शेल है ना, इनर शेल है, तो बस विल ड्रॉ 3D, फिर 4s, फिर 4p, दिस इज 3D 4s 4p, ये 3 बनाने का हमेशा, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन में यही इन्वॉल्व होते हैं ना, D S और P इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, D में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद ध्यान पूर्वक सुनना क्या होने वाला है, गेम इसके बाद शुरू होगा, यहाँ तक तो आसान है। अब इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल के बिना मैंने बोला वीबीटी पॉसिबल नहीं है, वो इसके बाद शुरू होगा।
यहां तक किसी क्वेश्चन का, यहां तक सभी क्वेश्चंस में सेम, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहां तक सबके लिए कॉमन, यहां तक कोई एम्बिग्यूटी नहीं होता है। इसका बाद शुरू होगा एम्बिग्यूटी, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट पैटर्न्स होंगे, यहां तक सबके लिए सेम। भाई कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑपरेशन स्टेट निकालो, स्टेट निकालने के बाद फिर नया कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उस कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम बना दो, यहां तक ऑल क्वेश्चंस के लिए सेम। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अभी आपने को पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब या तो ये sp3 होना चाहिए, dsp2 होना चाहिए। तो फर्स्ट आपको ये देखना है क्या आप d ऑर्बिटल को ले सकते हो, क्या आपके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक अगर d आपको मिल जाता है d के अंदर से, तो एक d लेंगे, फिर s लेंगे, p को स्टार्ट कहां से, d से करना पड़ेगा ना आपको। फर्स्ट 3d है वहां पे सब शेल, पहले आप d से पूछोगे भाई तुम दोगे ऑर्बिटल, तुम्हारे को एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या, उसने अगर एम्प्टी ऑर्बिटल आपको अवेलेबल करके दिया तो आप ले लोगे, फिर s में जाओगे, फिर p में जाओगे, है ना। यू विल नॉट डायरेक्टली जंप इनटू s बिकॉज़ 3d सामने खड़ा हुआ है, तो उससे पूछोगे तुम, पूछो पूछो, हाँ सर उसके क्या पास बोले? आधा आधा है। सर हाफ फील्ड ऑर्बिटल से कंप्लीटली नहीं 3d आपको, 3d ने दिया आपको ऑर्बिटल, वो सोच 3d रहा है ऑर्बिटल सर, दिया। वो बोल रहा है मेरे पास आधा आधा है कैसे भी। भैया डिपेंड करता है, सर एक पूरा ऑर्बिटल खाली नहीं उसके पास ना, तो वो लोन पेयर कैसे लेगा? बराबर, उसके पास फिलहाल तो कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, हम्म, परंतु अब देखना ये है क्या वो मैनेज कर सकता है, इन सेंस दैट उसके पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, उसने अगर ये इलेक्ट्रॉन को वहां शिफ्ट कर दिया, क्या अवेलेबल हो सकता है ऑर्बिटल, हो करेगा। सकता है। पर अब क्वेश्चन ये उठता है क्या वो करेगा कि नहीं करेगा, ये प्रश्न का उत्तर सीएफ दे सकता है। इसके बारे ये यूबीटी का लिमिटेशन है, बीबीटी इसको एक्सपेंड नहीं कर पाता। तो सीएफटी पढ़ने के बाद, सीएफटी समझने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये करेगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा। वो खुद नहीं करता है, करवाया जाता है। कौन करवाता है, लाइगेंड करवाता है। अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो वो पेयरिंग अप कर सकता है, वो बोले ए निकल वहां जा रहे। अगर पत्नी कड़क आएगी तो फिर पति को बात सुनना पड़ेगा, लेकिन ए बोले करे, लेकिन सॉफ्ट है तो फिर वो थोड़ी सुनेंगे ना, अगर वो सॉफ्ट रहेगी एकदम नम्रता से रहेंगी तो वो बोलेगा मैं नहीं करता। तो वैसा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड रहा तो भैया बोलेगा तो पैर अप हो जाओ, होता है तो पैर अप हो जाएगा। तो देखो अभी अभी क्या देखना है आपको, पैरिंग अप होगा कि नहीं होगा, देखने के लिए आपको लाइगेंड देखना है। देखो लाइगेंड कैसे, अपना सीओ कार्बोनिल है, ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रांग है। तो करवा देगा ये। चलो भाई पैरिंग अप कर देंगे, तो पैरिंग अप करवाएगा अवेलेबल करने के लिए, तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे डी मिल गया हमको, तो आप तो एकदम खुश, आपको डी अवेलेबल हो गया, है ना। पर हाइब्रिडेशन क्या हो सकता, या तो dsp2 होगा या sp3 होगा, आइदर केस में आपको s ऑर्बिटल कंपलसरी है। पर क्या यहाँ पे s ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, नहीं है। whether it is a dsp2 hybridization or it is sp3 hybridization, s is compulsory, s must be involved, क्योंकि s कंपलसरी है। भैया परेशान है, d तो मिला, sp तो आप हाइब्रिडेशन बना ही नहीं सकते हो, क्या करना पड़ेगा, s के इलेक्ट्रॉन्स को भी d में, ई में भर देंगे। देखो d नहीं है तो भी चलेगा, पर s नहीं है तो नहीं चलेगा, है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन dsp2 नहीं आएगा, क्या यस आएगा, सर। sp3। तो ये s के इलेक्ट्रॉन्स भी शिफ्ट हो जाएंगे d के अंदर, s खाली होगा। अब आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए, शुरुआत यहाँ से हुई, एक खाली पड़ा हुआ है, ये 3 खाली पड़े हुए हैं, ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। ध्यान पूर्वक समझना, किसी को शंका यहाँ तक पूछ सकते हैं आप।
Anybody has any doubt? हमारा क्या होगा? अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री भी हो गया इसका, और क्या चाहिए भाई? ये पैरा है कि डाया है? तो पैरा है कि डाया है कब मालूम चलिए? लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन से। ये जो फाइनल लिखा ना, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, पुराना मत देखो। इफ यू सी दिस कॉन्फ़िगरेशन आप पैरा बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वो देखना नहीं है, विच इंपॉर्टेंट है। जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं, दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये देख के बताना है आपको, दिस विल डिसाइड पैरा डाया कलरलेस। क्या इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नो सर। नो सर। नो। वो दो है, नजदीक नजदीक है बस। यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है? उसका मतलब क्या है? दिस इज डायामैग्नेटिक। एंड बताओ कलरफुल हो कलरलेस होगा? कलरलेस होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस। डी ब्लॉक में पढ़ा था हमने ना, यस द सर। कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या होगा? कलरलेस होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है पूछा? तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? n into n plus 2. n+2 What is the value of n+1 n is 0? n is 0. तो क्या आएगा आंसर? 0 ऑब्वियसली 0 वो डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक में होगा ही नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट इज ओनली फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एवरीवन, थिंग्स आर क्लियर टू यू? ठीक है, एक क्वेश्चन आप Yes. खुद से करके आए कल, 1 क्वेश्चन फॉर होमवर्क, सेम यही सब निकालना है। यस सर। सेम यही सारी बातें आप पता करके आइए। NiCl4 2 - ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड टुमारो थैंक यू सर। आपका वीडियो ऑन है तो ये आप एंट्री होगी। आई थी बिहानी की टेक्निक है ये, ठीक है?